हेलो फ्रेंड्स, श्री कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश रंजन है और ये कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंसोलिडेशन क्या होता है, होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं और इन दोनों का इकट्ठा बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उसके लिए किन किन वर्किंग्स की ज़रूरत होती है, इसके बारे में बात कर ली थी। हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में हम बात करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन स्टॉक। सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस ऑन स्टॉक होता क्या है, उसके बाद ही हम उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा बनाते हैं, एक साथ बनाते हैं। लेकिन ये दोनों कंपनी अपने अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है। तो मान लीजिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को माल बेचा है 10,000 का और इस पे 25% प्रॉफिट कमाया है। ये आपका सेल प्राइस है। एक्चुअली ये दिया नहीं होगा क्वेश्चन में कि ये सेल प्राइस है, आपको दिया होगा कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 10,000 का माल बेचा है और उस ट्रांजैक्शन पे ए लिमिटेड ने 25% का लाभ कमाया है। ठीक, अब ऐसा जरूरी नहीं कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को जितने का माल बेचा है वो पूरा माल बी लिमिटेड आगे बेच चुका हो। तो इसमें से 5,000 का माल अभी अनसोल्ड है और बी लिमिटेड की स्टॉक में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इस सिचुएशन की बात करें अलग अलग, यानी कि ए लिमिटेड के लिए हम बात करें अलग से और बी लिमिटेड के लिए बात करें अलग से, तो ए लिमिटेड को प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है ऑलरेडी। ए लिमिटेड ने जैसे ही बी लिमिटेड को माल बेचा तो उसको प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है और बी लिमिटेड के स्टॉक में वो प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो अगर हम अलग अलग बात करें बैलेंस शीट की, ये है ए लिमिटेड का बैलेंस शीट। तो इसमें ये प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में शो हो रहा होगा और 10,000 का माल बेचा है तो हमारा प्रॉफिट टोटल जो है वो है हम इसकी भी बात करेंगे कि ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट पहले मुझे सिचुएशन समझाना है। तो इसीलिए 2,000 का प्रॉफिट आया। तो ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में ये 2,000 का प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में शामिल होगा और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में यही प्रॉफिट उसके स्टॉक में शामिल होगा अगर पूरा स्टॉक बचा होता तो। लेकिन यहां पे बचा हुआ है मात्र 5,000 का स्टॉक, मतलब 10,000 में से 5,000, तो 2,000 में से 1,000 का प्रॉफिट इसके में शामिल होगा। तो जो माल बी लिमिटेड ने बेच दिया है उसका तो स्टॉक बचा नहीं होगा, जो स्टॉक बचा है वो सिर्फ 5,000 का बचा है, तो उसमें 1,000 का प्रॉफिट शामिल है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसने 2,000 का प्रॉफिट उस ट्रांजैक्शन पे कमाया है। ठीक, तो इस तरह से अकेले अकेले जब हम बैलेंस शीट को दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, तो यहां पे दोनों कंपनी एक हो गई। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को माल बेचा और बी लिमिटेड में वो 5,000 का सामान अभी भी पड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सामान अभी तक बिका नहीं है।
अगर ए लिमिटेड सेपरेटली बात करें तो ए लिमिटेड का माल बिक चुका है, वो प्रॉफिट प्राप्त कर चुका है, प्रॉफिट उसको मिल चुका है। लेकिन जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो अभी भी 5,000 का सामान हमारा पड़ा हुआ है और उस 5,000 में ये 1,000 का स्टॉक ऑलरेडी शामिल है। तो अगर हम स्टॉक को लिखेंगे तो यहाँ पे 5,000 होगा, लेकिन जैसे ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएंगे तो ये स्टॉक 4,000 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1,000 प्रॉफिट का शामिल है जो कि ए ने कमाया है बी को बेच के। लेकिन जब हम इकट्ठा बात करेंगे तो ए और बी अलग अलग है नहीं, एक ही साथ उनका बैलेंस शीट बन रहा है, तो ये प्रॉफिट वास्तव में आया नहीं है। और हम स्टॉक को नेट रियलाइज्ड वैल्यू और कॉस्ट जो भी कम होता है उस पर दिखाते हैं, तो हमने 4,000 पे दिखा दिया है जो कि लागत है। ओके, उसके बाद जब हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में से भी वो 1,000 का प्रॉफिट, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस का होगा, 1,000 का प्रॉफिट हम घटाकर दिखाएंगे। तो इस तरह से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इकट्ठा बनाते हैं। तो जो भी प्रॉफिट अभी तक ग्रुप ने कमाया नहीं है हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन स्टॉक के लिए एडजस्टमेंट हम तभी करेंगे जब ट्रांजैक्शन इंटर कंपनी हो, मतलब होल्डिंग के द्वारा सब्सिडरी को बेचा गया हो या सब्सिडरी के द्वारा होल्डिंग को बेचा गया हो, और उस सेल परचेज में से कुछ आइटम्स, कुछ स्टॉक्स अभी तक हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, तभी इसके एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हमें इसकी एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन दो तरह से हो सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन होता है अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और दूसरा ट्रांजैक्शन होता है डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। इसमें सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग को माल बेचा है, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा है, मतलब सेल का जो ट्रांजैक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां पर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को माल बेचा है। तो ये ट्रांजैक्शन डाउनस्ट्रीम कहलाता है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसके बाद अगर सेल सब्सिडरी कंपनी के द्वारा होल्डिंग कंपनी को किया गया है तो प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में शामिल होगा और होल्डिंग कंपनी के स्टॉक में शामिल होगा, जो भी स्टॉक बचा हुआ है। और अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होगा तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में शामिल होगा और सब्सिडरी कंपनी के स्टॉक में शामिल होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कहां कहां शामिल होगा। सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हो तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में और होल्डिंग कंपनी के स्टॉक में। अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में और सब्सिडरी कंपनी के स्टॉक में शामिल होगा। और हमें इस एडजस्टमेंट की जरूरत कब है? जब ट्रांजैक्शन होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ने आपस में किया हो और उसमें से कुछ स्टॉक अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तभी हमको इस एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तभी हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस ऑन स्टॉक की बात करेंगे। अब अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, अगर ट्रांजैक्शन सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचकर किया है तो इसके प्रॉफिट को हम कहां डील करते हैं? सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को हम किस वर्किंग में दिखाते हैं? तो ये दिखाया जाता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में। तो हमें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा और हमें स्टॉक में एडजस्ट करना पड़ेगा, स्टॉक में से माइनस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर ट्रांजैक्शन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को बेचकर किया है तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में शामिल होगा और होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर लेंगे।
माइनस कर देंगे और दूसरा स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दूसरा एडजस्टमेंट जो है वो दोनों में सेम है, यानी कि स्टॉक में से तो आपको घटाना ही घटाना है, चाहे ट्रांजैक्शन होल्डिंग ने सब्सिडरी को सेल किया हो चाहे सब्सिडरी ने होल्डिंग को सेल किया हो, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉक में से घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है तो हमको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है तो हमको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं, मतलब जब सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा हो। तो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। On 31st March 2020, the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited are given below. शेयर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, करेंट लायबिलिटीज है, और एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स है, उसके फिक्स एसेट्स हैं, 75% शेयर इन एस लिमिटेड है यानी कि इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज अदर करेंट एसेट्स दिया हुआ है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है ड्रॉ अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। एच लिमिटेड acquired 15,000 shares on 31st July 2019 and S Limited earned a profit of rupees 30,000 for the year ended 31st March 2020. 1st January 2020 S Limited sold to H Limited goods costing rupees 20,000 for 30,000 rupees. On 31st March 2020, half of these goods were lying as unsold in the godowns of H Limited. तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि S Limited ने H Limited को 20,000 का माल 30,000 में बेचा है। तो प्रॉफिट पे बेचा, आपको कॉस्ट भी दिया हुआ है, आपको सेल प्राइस भी दिया हुआ है, मतलब हमने 10,000 का प्रॉफिट कमाया। और आप देख सकते हैं कि इसमें से आधा माल अभी भी एच लिमिटेड के स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। जो दो कंडीशंस है, पहला कि ट्रांजैक्शन इंटर कंपनी हो, मतलब या तो एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को बेचा हो या एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को बेचा हो, और दूसरा उस बेचे हुए माल में से कुछ माल अभी भी हमारे स्टॉक में शामिल हो, अभी भी हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ हो। तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो अब हमें इसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा वर्किंग नोट होता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का, तो हमें वो बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमारा दूसरा वर्किंग नोट होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। हमारा तीसरा वर्किंग नोट होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, और इसके बाद हमारा चौथा वर्किंग नोट होता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व। इसके अलावा फिर जो भी वर्किंग नोट होंगे वो हम कर लेंगे। अब क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है कि H Limited acquired 15,000 shares on 31st July 2020, और अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ S Limited दिया हुआ है 2 लाख। मीन्स डिग्री ऑफ कंट्रोल हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है। तो 15,000 शेयर्स एच लिमिटेड ने खरीदे हैं टोटल 20,000 शेयर्स में से, तो हमारा डिग्री ऑफ कंट्रोल आ जाएगा 75%। अब इसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में बांटना होता है। अब क्वेश्चन में प्री का प्रॉफिट
एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में हम केवल एच लिमिटेड के प्रॉफिट और रिजर्व्स को डील करते हैं, तो यहाँ पे एच लिमिटेड का लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं एच लिमिटेड के जनरल रिजर्व में जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है वो 1 लाख का दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, इसीलिए हम टोटल में दिखाएंगे इसको। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में साल के शुरू का बैलेंस दिया हो तो वो प्री में जाएगा, और अगर आपको बैलेंस शीट में साल के अंत का बैलेंस दिया हुआ है तो वो टोटल में जाएगा, पोस्ट में नहीं, टोटल में जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस टोटल में और ओपनिंग बैलेंस प्री में। पोस्ट में हम अंतर निकाल के लिखते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको साल भर का लाभ दे दे, साल भर का प्रॉफिट दे दे, तब आप पोस्ट में लिखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस दिया हुआ है 50,000। तो ये दोनों टोटल में चले गए। अब इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल जो एच लिमिटेड का होता है, यानी होल्डिंग कंपनी का होता है, वो सीधे बैलेंस शीट में जाता है, उसको हम इधर उधर कहीं भी नहीं दिखाते हैं। और जो एस लिमिटेड का होता है, यानी कि सब्सिडरी कंपनी का होता है, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाता है। तो हमें यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख देना होगा। शेयर कैपिटल हमने 1,50,000 का खरीदा है एस लिमिटेड का, और कितना नहीं खरीदा है वो चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो हमने 50,000 का शेयर नहीं खरीदा है, ये हो गया। अब सब्सिडरी का हमने रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया है। जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज दिए होते हैं उसको हम टोटल करके सीधे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो अभी हमको यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब एक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 75% इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट 3 लाख। तो आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, जो कि 3 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, ये एच लिमिटेड का पहले हम लिख लेते हैं। इसमें एच लिमिटेड का बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख जनरल रिजर्व का बैलेंस है, और 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। तो हमने बैलेंस लिख लिया। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को डील करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस लिमिटेड ने 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 30,000 के लाभ कमाए। तो उसने वर्ष भर यानी कि साल भर के दौरान 30,000 का लाभ कमाया। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, इसीलिए प्री में न जाके ये पोस्ट में जाएगा 30,000, और पोस्ट का इसका रिजर्व का कोई बैलेंस नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस भी 1 लाख ही हो जाएगा। जब आपको रिजर्व के ओपनिंग बैलेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहता है तो आप यही मान लेते हैं कि जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है वही उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, और जब प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो आप ये मान लेते हैं कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पोस्ट का है, प्री में कुछ भी नहीं है, प्री 0 है। लेकिन यहाँ पर हमको पोस्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम डिडक्ट करके प्री का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। अब इन सब को अगर आप टोटल करें तो ये 1,20,000, ये 30,000 और ये 1,50,000 आएगा। अब हमको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। और टोटल जो माल बेचा गया है वो 30,000 का बेचा गया है, और उसमें से आधा बचा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी 15,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, और टोटल पे हमने 10,000 का लाभ कमाया है, इसीलिए प्रॉफिट इस पे जो होगा वो 5,000 होगा, 5,000 होंगे। 20,000 का माल 30,000 में बेचा तो 10,000 का लाभ कमाया, ओके। और अब आधा माल बचा हुआ है तो उसमें से 5,000 का प्रॉफिट हमारे स्टॉक में शामिल है। तो ये जो 5,000 है ये आपको पोस्ट के प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लेना है। अब बात आती है कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का जो शेयर खरीदा है वो साल के बीच में खरीदा है, ओपनिंग पे नहीं खरीदा है। इसने खरीदा है 31 जुलाई 2019 को। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा टाइम एडजस्टमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि जब भी आपका प्रॉफिट और लॉस का जो बैलेंस दिया हो वो एक्विजिशन के डेट से अलग हो तो आपको टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 30,000 और 31 जुलाई को खरीदा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का हमको यहाँ से हटाकर प्री में जोड़ना पड़ेगा,
तो ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 10,000, यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पर घटेगा, तो ये 20,000 है और ये 1,30,000 है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ से माइनस कर देंगे। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारा कितना है 5,000, तो वो हम यहाँ से घटा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 15,000 और ये कुछ भी नहीं घटना है, तो यहाँ पे 130 आ गया। अब इस 1,30,000 और 15,000 को हमको H लिमिटेड और S लिमिटेड में बांट देना है। तो इसमें H का हिस्सा इसमें 75% है, तो वो हो जाएगा 97,500 और S का हिस्सा इसमें हो जाएगा 25%, यानी कि 32,500। उसी तरह इसमें H का हिस्सा हो जाएगा 11,250 और S का हिस्सा हो जाएगा 3,750। तो इस तरह से हम अब ये जो 97,500 है इसको हम यहां पर ले जाएंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 97,500 और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के 32,500 हैं और 37, तो प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट माइनॉरिटी के लिए सेम होते हैं, इसीलिए ये दोनों एक ही जगह लिखे जाएंगे 32,500 एंड 3,750। सो ये हो जाएगा आपका 86,250 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2,47,500। टोटल जो यहाँ पर आपका गुडविल आ गया वो आ गया 52,500 और यहाँ पर ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। और इसमें से अभी भी एक बैलेंस हमारा बचा हुआ है, आपने इसको ट्रांसफर कर दिया है ऑलरेडी, इधर यहाँ पे आपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, आपने यहाँ पर भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट को यहाँ पे ट्रांसफर। अब एक ही आइटम बचा हुआ है जो कि H का बैलेंस है 11,250 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, तो वो हमारा यहाँ पे चला जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन S लिमिटेड। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 11,250, तो 1,11,250 और ये हो गया आपका 2 लाख। तो यही इंफॉर्मेशन अब आपको यूज करना पड़ेगा बैलेंस शीट बनाने में। ये 86,250, ये 52,500, ये आपका ये दोनों, तो इनको आप बैलेंस शीट में H लिमिटेड के साथ मिलाकर दिखाएंगे। तो शेयर कैपिटल को एडजस्ट हम कर चुके हैं, शेयर कैपिटल केवल H लिमिटेड का दिखेगा। आपको रिजर्व एंड सरप्लस में ये और ये दिखाना पड़ेगा। आपको इनटैंजिबल एसेट्स में इसे दिखाएंगे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अलग हेडिंग होता है, तो उसमें हम इसे दिखाएंगे। उसके अलावा जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे दोनों कंपनी के, उसे हम जोड़कर दिखा देंगे। ओके, अब कहीं कहीं इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमने यहां पर निकाला है, डिडक्ट किया है 5,000, इसको यहां पर नहीं घटाते हैं और इस 5,000 को सीधे यहां पर डिडक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 20,000 है यहाँ पे, तो H लिमिटेड का बैलेंस 15,000 आता और S लिमिटेड का 5,000 आता। तो यहाँ पे 5,000 अगर लिखते तो ये बढ़ के 87,500 आ जाता, 87,500 आ जाता और यहाँ पे कम हो जाता। तो यहाँ पर 1250 से कम हो जाता और यहाँ पे 1250 से बढ़ जाता। तो यही अंतर होता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप ये ट्रीटमेंट यहाँ न करके इधर से घटाएंगे। यानी कि ये 5,000 जो हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का यहाँ पे घटाया है, अगर इसको आप यहाँ पे घटाएंगे तो उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो एक तरीके से गलत हो सकता है, बट आपका आंसर मैच हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये समझ लेना है कि आपके स्टेट बोर्ड्स में किस तरह से बनाया गया है। तो
अगर अनरियलाइज प्रॉफिट को यहां से घटाया गया है तो आप यहीं से घटाइए, और स्टॉक का ट्रीटमेंट सेम होता है, तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट नहीं है, बस ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट हमने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में एडजस्ट किया है वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में से एडजस्ट करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को माल बेचेगी तो हम क्या करेंगे। तो उसमें आपका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जो ट्रीटमेंट हमने आपको स्टेट बोर्ड्स के लिए बताए हैं, आपको होल्डिंग कंपनी के सेल में करना है, यानी कि डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में करना है। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को माल बेचती है तो आपको वो ट्रीटमेंट यहाँ पे डिडक्ट कर लेना है। जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा वो यहाँ से डिडक्ट होगा और स्टॉक में से डिडक्ट होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ट्रांजेक्शन डाउन स्ट्रीम है तो आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में से और स्टॉक में से घटा लेना है, और अगर ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम है तो आपको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में से और स्टॉक में से घटा लेना है। तो ये है आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन अनसोल्ड स्टॉक। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस एडजस्टमेंट की जरूरत हमको तभी पड़ेगी जब क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन इंटर कंपनी हो, यानी कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है, और दूसरा जब उसमें से कुछ माल अभी तक बिका नहीं है, हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, तभी एडजस्टमेंट एप्लीकेबल होगा और तब आप ये काम करेंगे। इसके बाद आप आसानी से बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।